we have initially we are taking a very simple problem. Okay, so the problem is the circuit is given and we have to find current in 1 ohm resistance. Current in 1 ohm resistance. Even in this question they haven't given you that you have to solve it by mesh analysis, but we are trying to solve this problem by using mesh analysis. Sometimes if they haven't given you by which method you need to solve, you can solve as of your choice. You can solve the problem by any method. Okay, I will teach you around 4 or 5 methods to solve a problem. Okay, but the method, every method is important, because in the exam what will ask like find the value of the current through 1 ohm resistance using mesh analysis. ओके, तो अगर यहाँ पे मैश एनालिसिस से अगर पूछा गया है, अगर आपने मैश एनालिसिस से सॉल्व किया है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने मैश एनालिसिस के अलावा अगर आपने कोई भी दूसरा मेथड यूज किया, यू विल गेट ओनली 0 मार्क्स. यू विल नॉट एबल टू से कि आपने जो है करंट तो 1 ओम के क्रॉस निकाला है और आपका आंसर भी करेक्ट है. दैट इज नॉट गोइंग टू, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट द मेथड्स. You just need to know all the methods. So if they are asking by using mesh analysis, by using node analysis, by using Thevenin's theorem, by using superposition, whatever methods they are asking, you have to solve the problem by using that method. I hope you understood. Now tell me how many number of meshes are there in this question. 2 meshes are there. तो second step क्या है हमारा? Assigning currents to the mesh. Okay, so we'll assign currents, like we'll assign current in this mesh as I1, current in this mesh as I2. Okay, now the next step क्या है आपका? Ohm's law. Okay, apply Ohm's law. apply Ohm's law. चलिए यहाँ पे Ohm's law लगाएंगे, क्या हो जाएगा? This terminal will be high potential or low? High. High. Okay, this will be high potential, this will be low potential. Okay, इस ब्रांच में, इस लूप के अकॉर्डिंग इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो होगी? डाउनवर्ड ले रहा हूं. इट कुड बी अपवर्ड एज वेल, बट इफ आई एम टेकिंग डाउनवर्ड देन व्हाट विल बी द वैल्यू? I1 minus I2. I1 minus I2. तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. ओके, इस ब्रांच में पोलैरिटी क्या होगी? इस टर्मिनल का पोलैरिटी क्या होगा? Positive. ये पॉजिटिव और ये पोलैरिटी नेगेटिव. Negative. ओके, सिमिलरली फॉर दिस मैश, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. इसमें तो कोई डाउट नहीं. व्हाट अबाउट दिस? अगर आपने यही करंट माना, देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए अलग से करंट एज्यूम करें. अगर आपने यही वाली करंट एज्यूम किया इसमें, तो ये पोलैरिटी सेम रहेगी इसमें. लेकिन आपने अगर करंट का डायरेक्शन अलग एज्यूम कर लिया, अगर आपने सपोज, नहीं कोई करता नहीं, मैं इस ब्रांच के लिए, इस लूप के लिए मैं करंट इस डायरेक्शन में एज्यूम करूंगा कि जो है मुझे क्लॉकवाइज ही करंट लेनी है, तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव. अगर 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 मैंने ये करंट एज्यूम किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 minus I1. I2 minus I1. अगर ये करंट एज्यूम किया तो I1 minus I2. I1 minus I1 I2. minus तो I2. आप अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट द वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी. आप कोई सा भी दो में से एक कोई सा भी चूज कर सकते हो दोनों ही इक्वेशंस में. कोई जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन के लिए मैं यही चूज करूंगा और इस इक्वेशन के लिए ये वाला चूज करूं. आप दोनों इक्वेशन के लिए दोनों भी चूज कर सकते हैं. लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डायरेक्शन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू होना चाहिए. In the KVL, when we'll go from low to high, we'll use positive, and when we'll go from high to low, we'll use negative. ये हम एक रूल नहीं है, लेकिन मैंने इसको रूल बना रखा है. ठीक है ना? तो अभी we are going from low to high ना? हाँ यस सर. हाँ, so क्या होगा? प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा सर. ओके, so plus 10 प्लस next 10 minus 5I1 5I1 minus 3I1 3I1 and minus 4I1 minus I2. 4I1 minus I2.
equals to 0. बराबर है, ये इक्वेशन बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. -4 -4 I2 minus I1 I2 minus I1 minus I2 minus 3 I2 minus 3 I2 minus minus 1 I2 is equal minus to 1 I2 इक्वल। चलिए सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए ये इक्वेशन क्या बनेगा। 12 I1 Minus 4I2 4 I2 equal to 10. equal to 10 बराबर। ओके सो दिस इज 4 I1 एंड यहाँ पे 4 3 5 8 I2। okay, you can correct me if I'm wrong. So this is 4, this is 4 3 7 1 8। okay, so I think it's correct. So we have got two equations। अभी ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। ये this is nothing but I1 is equal to twice of I2। ओके सो यहाँ से अगर ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अगर आपको इफ यू आर अ लेजी काइंड ऑफ स्टूडेंट सो डोंट वरी, यू कैन सॉल्व इट बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन कैलकुलेटर। डायरेक्टली ये वैल्यू जो है कैलकुलेटर में पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। okay, or you can do like I1 is equal to twice of I2। if you'll put I1 is equal to twice of I2 over here, we'll get the I2 directly, क्योंकि हमें आंसर फाइनली क्या चाहिए, 1 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट है वो I2 ही है, तो मुझे केवल I2 ही फाइंड करना है। तो डायरेक्टली मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा और आंसर मिल जाएगा। 24 minus 10, ये तो 20 हो गया। आई थिंक 0.5 आंसर आ रहा है। अरे बाबा यहाँ से निकल आएगा ना, ट्वाइस ऑफ I2 में पुट कर देंगे, 1 एम्पियर हो गया आंसर। okay, so I hope everyone understood the procedure and steps and how to solve them। now अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम लूंगा, I will only make the equations। देखो अभी हमारे पास बताओ नंबर ऑफ मेसेज कितना है, फटाफट 3 we'll go clockwise। 10 10 minus 1 minus 1 I1 into I1, okay, minus minus 3 minus 3 I1 minus I2 I1 minus I2 minus minus वो 6 है ना, हाँ 6 है, 6 6। so यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 minus I3 I3 is 0। equal to 0। वेरी गुड सर ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे। चलिए बताइए। -2 I2 -2 I2 -3 I2 ओके, दिस इज 5, सो -5 -5 I2 ओके, हाँ नेक्स्ट -5 -5 वेरी गुड। so the current will Yes. be I2 minus I1 equal to 0। equal to 0। हो गया भाई, बन गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके सो वी हैव गॉट द इक्वेशन, थर्ड सेकंड इक्वेशन। यहाँ से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज जाना है। सर -5 -5 ओके, -4 I3 -4 I3 plus 20 -6 -6 I3 minus I1 I3 minus I1 वेरी गुड। हाँ +5 ओके ओके yes sir okay, so these are the three equations। so now let's go ahead with next problem। okay, तो देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखो अभी सारे एग्जैक्टली सारे सिमिलर प्रॉब्लम रहेंगे, बस इसमें देखो चेंजेस क्या है। अभी मैं जो केवल आपको डायरेक्टली चेंजेस बताता हूँ क्या डिफरेंस है बाकी क्वेश्चंस में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ये दोनों में सेम है, बस यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्टली एक करंट सोर्स लगा, तो यहाँ से आपको I3 का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो I3 कितना है, 1 1 I3 आपका 1 एम्पियर, यानी कि ये सॉल्व हो गया। यानी यहाँ पे आपको केवीएल लगाने की अब जरूरत नहीं है। वैसे भी केवीएल लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होता है हर एक पॉइंट पे। आप करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज नहीं निकाल सकते, तो आप इस मेश में केवीएल अप्लाई भी नहीं कर सकते। एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। सो इफ दिस इज योर I3 का वैल्यू 1 हो गया। अभी देखो यहाँ पे आपको केवीएल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको I3 का तो वैल्यू मिल गया है ना डायरेक्टली। बस आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मेश लगाओगे, यहाँ पे मेश केवीएल लगाओगे, एक्जैक्टली सिमिलर जैसे अभी लगा रहे हैं ना। यहाँ पे करंट कितना होगा, I2 minus I3 होगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, I2 minus। तो अगर यहाँ पे और इन दोनों इक्वेशन में अगर I3 आता भी है तो उसका तो वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गया है।
तो यहां से आपको एक इक्वेशन ये मिलेगा, यहां से एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में क्या है, I3 आया है, बस केवल I3 का आपको वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो अभी दो इक्वेशंस मिलेंगी, एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें I1 I2 होगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगी जिसमें I1 I2 होगा। बस केवल कैलकुलेटर में पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। और नाउ नेक्स्ट कम्स द सुपर मेश एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर मेश एनालिसिस। ओके, चलिए देखते हैं सुपर मेश एनालिसिस में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली में बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, बस केवल डिफरेंस क्या आता है, जब आपकी दो मेसेज के बीच में जो कॉमन ब्रांच होती है, उस कॉमन ब्रांच में अगर कोई करंट सोर्स आ जाता है, अगर कोई करंट सोर्स हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थोड़ा सा सोचो। अगर यहां पे करंट सोर्स आ जाएगा तो एक इक्वेशन डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। यहां से देखो ध्यान से, क्या मुझे बता सकते हो वो इक्वेशन क्या होगी। अगर इस इक्वेशन में इस लाइन पे करंट इन दोनों ब्रांचेस की वजह से, इन दोनों मेसेज की वजह से क्या होगी, करंट I3 माइनस I2 होगा। तो I3 माइनस I2 का वैल्यू क्या हो गया है इस क्वेश्चन? 4 एम्पियर। अगर आपका दोनों ब्रांच के कॉमन ब्रांच में अगर कोई करंट सोर्स आ जाता है तो आपको एक इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाती है, एक इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाती है। और उसका फायदा भी है, अगर नहीं मिलती तो जो है प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि हम इस मेश पे पर्टिकुलर, अगर हम इस मेश में केवीएल लगाने का ट्राई करेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। कोई बता सकता है क्यों नहीं लगा पाएंगे? वोल्टेज सोर्स में क्योंकि जो है 4 एम्पियर सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। अब वोल्टेज नहीं मिल पाएगा यानी केवीएल नहीं लग पाएगा। सेम कंडीशन हम इस मेश पे भी केवीएल नहीं लगा पाएंगे, इस मेश पे भी केवीएल नहीं लगा, क्योंकि अगेन यहां पे भी क्या है, करंट सोर्स है। करंट सोर्स के क्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता होता है, अगर वोल्टेज नहीं पता है तो हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ। नाउ सौरभ का डाउट क्या है कि सर इसको हम यहाँ पे एक करंट सोर्स ही तो लगा है, इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर दो। सौरभ, यस यू कैन डू दैट, यस यू कैन डू दैट, बट अगर क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो मैश एनालिसिस या सुपर मेश, या सुपर मेश का नाम नहीं मेंशन करेंगे, वो मेंशन करेंगे आपको केवल मैश एनालिसिस। अगर मैश एनालिसिस मेंशन है, इन दैट केस यू वॉन्ट एबल टू डू दैट, क्योंकि आपको मैश का प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है। ओके, आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। हमें क्योंकि मेथड के बारे में बात हो रही है कि ये मेथड हमें समझना है, तो जब मेथड समझना है तो हम मेथड से, अगर वही प्रॉब्लम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इन दैट केस यस वी कैन डू दैट। लेकिन यहां पे कौन सा प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है किस चीज का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है मैश एनालिसिस का। तो मैश एनालिसिस में हम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलिए आपका डाउट क्लियर है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक इक्वेशन हमें मिल गया और ये पता चल गया कि इसमें हम केवीएल नहीं लगा सकते, इसमें केवीएल नहीं लगा सकते, इस ब्रांच, इस लूप में केवीएल लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक केवीएल इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगा, एक केवीएल इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया, ये सेकंड इक्वेशन चलो कर दो, सेकंड हमें केवीएल इक्वेशन। अभी हमें एक इक्वेशन और चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल, देयर आर 3 वेरिएबल्स, सो वी रिक्वायर 3 इक्वेशंस। ये तो क्लियर है सभी को कि अगर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस चाहिए। चलिए यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस मिल गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें एक इक्वेशन और बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ विल मेक दीज 2 मेसेज एज अ सिंगल मेश। क्या करना है, इन दोनों मेश को मिला करके हम क्या करेंगे, एक मेश बना रहे। ऐसे थिंक करो, जस्ट थिंक लाइक कि ये जो एलिमेंट है हमने इसका तो पूरा यूज कर लिया, इसकी वजह से हमने एक इक्वेशन बना लिया है। जस्ट थिंक कि ये अब गायब हो गया। ऐसे सोचना है कि ये जो एलिमेंट है ये सर्किट से गायब हो गया। इफ दिस एलिमेंट इज नॉट देयर, तो अभी ये दोनों मेश मिलाकर के एक सिंगल मेश बन जाएगा। अभी ये दोनों मेश मिलाकर के एक मेश बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो एक थर्ड इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी कहां से, थर्ड इक्वेशन मिलेगी हमें केवीएल
इन सुपर मेश। सुपर मेश, अभी इसका नाम दे दिया गया, जब दोनों को मिला करके एक मेश बना दिया गया तो इस मेश का नाम दिया गया, इस कंप्लीट मेश का नाम दिया गया, क्या नाम है? सुपर मेश। तो हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट जो केवीएल लगाएंगे वो सुपर मेश में लगाएंगे, यानी इस इक्वेशन में केवीएल अप्लाई करेंगे इस लूप में, और हमें क्या मिल जाएगा? एक और इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। वापस से हमें 3 इक्वेशंस मिल गई, 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। कहां पे बेटा? करंट I2 ये जो करंट्स है वो I2 एंड I3 ही रहेगा, ये करंट चेंज नहीं होगी। इस ब्रांच पे करंट I3 रहेगा, इस ब्रांच पे करंट I2 रहेगा, इस ब्रांच पे करंट I2 माइनस I1 रहेगा, इस ब्रांच पे करंट I2 माइनस, तो ये चेंज नहीं होगा, बस केवल नाम चेंज कर दिया। अगर आपको नाम से प्रॉब्लम है, आप दिमाग से नहीं निकाल दो, बस ये समझ लो कि ये जो एलिमेंट है, एक इक्वेशन बनाने के बाद, पहले इक्वेशन बना लेना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले इक्वेशन बना लो और फिर उसको एज्यूम कर लो कि ये गायब हो गया है, फिर ये समझ लो कि आपको इस पूरे लूप में आपको केवीएल अप्लाई करना है विद दीज करंट्स, विद करंट I2 एंड I3। एक इक्वेशन तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्या है इक्वेशन? I3 माइनस I3 minus I2 equal to 4. इक्वल टू 4। चलिए एक इक्वेशन मिल गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इस पे केवीएल अप्लाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा, फटाक से मैं कर देता हूं। क्या हो जाएगा? 2 माइनस I1 माइनस 10 टाइम्स I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। चलिए दूसरा इक्वेशन बन गया। चलिए थर्ड इक्वेशन, अब देखो थर्ड में क्या करना, मुझे इस पाथ में केवीएल अप्लाई करना, ये पाथ। चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 I2, यहां पे माइनस 15 I3, देन यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस 10 I2 माइनस I2 माइनस I1 इक्वल टू, हो गया, सिंपल। समझ में आया या नहीं आया? हो गया, आंसर आ गया भाई। अभी बस कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है और ये आपको आंसर मिल जाएगा। So I hope you can do these calculations. So I'm not doing the calculations. Calculation parts is up to you. You have to do that. एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं मेश एनालिसिस का। ओके चलिए ये लास्ट प्रॉब्लम है, फटाफट देखते हैं। चलिए अगर हमारे पास ये मेश है, नंबर ऑफ मेशेस 3 हैं, I1 I2 उन्होंने पहले से ही दे रखा है, तो बहुत ही आसान हो गया। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाते हैं, कौन सा? ये इस ब्रांच के लिए। तो क्या इक्वेशन बनेगा? I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखो, ये यहां पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमें क्या है? I1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो I1 यानी हमें नीचे की तरफ करंट क्या होगा? I1 माइनस I2 होगा। तो I1 माइनस I2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन, चलिए दूसरा इक्वेशन यानी हम यहां से केवीएल अप्लाई करते हैं, यहां से बनाते हैं। ध्यान से देखो, यहां पे भी केवीएल की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है? करंट सोर्स है, तो डायरेक्टली I3 का वैल्यू मिल गया। क्या हो गया? I3 का वैल्यू। 10 ampere. बहुत ही आसान हो गया ये प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे भी केवीएल की जरूरत नहीं। अब देखो, यानी कि ना तो यहाँ पे केवीएल लगाना पड़ा, ना यहाँ पे केवीएल, केवल एक केवीएल लगाना पड़ेगा। कहां पे? सुपर मेश में। ये देखो, दोनों मेश को मिला करके हमने एक मेश बना दिया, ये दोनों को मिला करके एक मेश बना दिया। ये है आपका भी नया मेश। अभी आपको इस पे केवीएल अप्लाई करना है। ये जो सुपर मेश नाम दिया है, इस सुपर मेश आपको नाम देना है और उसमें आपको केवीएल अप्लाई करना है। ओके चलिए अप्लाई करते हैं केवीएल। यहां से स्टार्ट करते हैं। कितना हो जाएगा? 50 minus 5 I1 माइनस 5 I1 माइनस minus 5 I2 माइनस 5 I2। ओके नेक्स्ट, minus 10 Minus I2 10. minus I3 माइनस 10 I2 माइनस I3। नेक्स्ट, minus Minus I1 minus 1. I3 माइनस 1 इंटू I1 माइनस I3 I1 माइनस I3। यहाँ पे I2 है, ये I2 है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये I2 है, I2 माइनस I3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। देखो कितना आसान है, बस यहाँ पे I3 का वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन भी 2 वेरिएबल्स I1 एंड I2 वेरिएबल्स में बन जाएगी। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल गया। ओके यस, नोडल एनालिसिस। ओके मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है नोड और जंक्शन में डिफरेंस। नोड इज 2 और मोर देन 2, जंक्शन इज मोर देन 2। ओके चलिए अभी स्टेप्स बताते हैं। नोडल एनालिसिस का स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि सर्किट में जितने भी नोड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है।
नोड्स को आइडेंटिफाई करना। ओके, नंबर ऑफ नोड्स, ओके बेटर वर्ड जंक्शन है, यहाँ पे जंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ जंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर नोड्स एज वेल, नोड्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी विल टेक डायरेक्टली जंक्शंस। ओके, वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ जंक्शंस एंड हर एक जंक्शन में, हर एक जंक्शन को, जैसे अभी मेश एनालिसिस में क्या किया था, नंबर ऑफ मेसेज फाइंड किया था और सब में करंट असाइन किया था। नोड एनालिसिस में क्या करेंगे, सब में वोल्टेज असाइन करेंगे, हर एक जंक्शन को एक वोल्टेज असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे? अब देखो आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम वोल्टेज असाइन करेंगे तो आपको पता है कि, चलिए मैं अगर एक लाइन बना देता हूं यहाँ पे और मैं यहाँ पे कह देता हूं ये आपका 10 वोल्ट है, क्या ये सही है? क्या ये सही होगा? या चलो इस तरीके से बात करते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। अभी कहोगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये इधर तो जो है बैटरी लगाया है और कह रहे हो वोल्टेज सही नहीं है। अरे बाबा आपको क्या पता है, कैसे बता सकते हो कि ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है? इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज 10 है, वोल्टेज डिफरेंस 10 है। इस टर्मिनल का वोल्टेज किसने बताया है? अरे मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो है एक और बैटरी लगी हुई है, ये लो। अब बताओ क्या वोल्टेज है? ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अब बताओ क्या वोल्टेज है? तो कहां पे डिपेंड करेगा ये जो वोल्टेज, टर्मिनल का वोल्टेज कहां पे डिपेंड करेगा? अरे बाबा यहां पे क्या लगा हुआ है, दूसरे टर्मिनल में क्या है। यानी कि अगर यहां पे ग्राउंड टर्मिनल है, अगर यहां पे 0 वोल्ट है, तब यहां पे वोल्टेज, यहां पे कहो या यहां पे करो, ये वोल्टेज 10 वोल्ट है, क्योंकि ओपन सर्किट है ना, इसलिए चाहे वो यहां पे इस रजिस्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो अगर एक टर्मिनल ग्राउंडेड है तब आप वोल्टेज 10 बोल सकते हो, लेकिन अगर ये ग्राउंड नहीं है तो यहां पे वोल्टेज मैं बता ही नहीं सकता हूं। ये बता सकता हूं कि इन दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 10। ये जो मैंने अभी बताया कहानी, समझ में आई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इसे कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज। यानी विदाउट रेफरेंस किसी नोड का वोल्टेज नहीं बताया जा सकता। सी, अगर मेरे पास एक बैटरी है, सपोज 10 वोल्ट की बैटरी, सेम डायग्राम बनाता हूं, 10 वोल्ट की बैटरी। ओके, सो इस टर्मिनल का वोल्टेज अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? मैं नहीं फाइंड कर सकता हूं। क्यों? कि यस, मैं ये बता सकता हूं कि अगर यहां पे वोल्टेज 0 है, अगर यहां पे वोल्टेज 0 है तो यहां पे वोल्टेज 10 है, नो प्रॉब्लम। यस, दैट्स करेक्ट। क्योंकि ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या बताती है? मुझे वोल्टेज डिफरेंस देती है, मुझे किसी टर्मिनल का वोल्टेज नहीं बता देती। यानी ऐसा हो सकता है ना कि अगर यहां पे ऐसे लगा हो सकता, चलो एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं। ओके, एक ऐसे रजिस्टर लगा है, चलो बैटरी से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, एक और यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ, एक रजिस्टर लगा देते हैं। ओके, अभी इस बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, इस बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट है। चलो यहाँ पे ग्राउंड मैंने दिया, तो अगर मैंने यहाँ पे ग्राउंड नहीं दिया, अगर मैंने यहाँ ग्राउंड नहीं दिया तो इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या आप 10 वोल्ट बोलोगे? चलो ग्राउंड दे दिया तब भी क्या इसका वोल्टेज 10 बोलोगे आप? इस पॉइंट टर्मिनल का वोल्टेज आप कुछ बता सकते हो कि क्या वोल्टेज होगा इस टर्मिनल का? अगर ये ग्राउंड है, ये 10 होगा या नहीं होगा, बस ये बता दो। ऑब्वियसली नो ना, केवल बैटरी लगे होने से सब कुछ नहीं हो जाता है कि बैटरी लगी है इसका मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज अगर इसका 10 है तो ये भी 10 ही होगा। ऐसा नहीं है भाई, ये डिपेंड करता है कि ये किस सर्किट में कनेक्टेड है। चलो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, बैटरी लगी है और रजिस्टर, तो ये यहाँ पे क्या वोल्टेज है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। तो यानी कि इस बैटरी का वोल्टेज, यानी कि टर्मिनल का वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? रेफरेंस पे, किस पॉइंट के रेफरेंस में आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो यानी अगर हमें वोल्टेज किसी पॉइंट पे, यानी हम नोड वोल्टेज जो असाइन कर रहे हैं, तो हमें एक नोड को या एक जंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा?
रेफरेंस नोड बनाना पड़ेगा एंड विल असाइन रेफरेंस वोल्टेज एज 0 वोल्ट। 0 वोल्ट और यू कैन से ग्राउंड। अब अरे आपने तो हर जगह देखा है ग्राउंड टर्मिनल हर जगह कनेक्ट होता, बिना ग्राउंड के आप वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हैं? अरे यही सोचो जस्ट कि बैटरी के केवल एक टर्मिनल से क्या वोल्टेज मेजर कर सकते हो? नो थिंक अबाउट इन दिस। नो नहीं कर सकते ना, तो वही वैसे ही है, बिना रेफरेंस के हम वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपको रेफरेंस जो चाहिए, तो यानी हम क्या करेंगे, जितने भी नोड्स हैं, जितने भी नोड्स मिलेंगे उसमें एक नोड को क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे, बाकी सभी नोड को वोल्टेज V1 V2 V3 ऐसे करके असाइन कर देंगे। ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब जो बचे हुए यानी कि रेफरेंस नोड को छोड़ दो, रेफरेंस नोड को छोड़ करके यानी नॉन रेफरेंशियल नोड्स पे जितने भी नॉन रेफरेंशियल जंक्शंस, नोड की जगह में जंक्शन लेंगे बिकॉज नोड में करते तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो जंक्शन हम यूज करेंगे। तो जितने भी नॉन रेफरेंशियल जंक्शंस होंगे सभी पे क्या लगाएंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। विल अप्लाई केसीएल। अभी देखो यहाँ पे मैश एनालिसिस में केवीएल आता है और नोड एनालिसिस में, तो हर एक नोड पे जो बचे हुए यानी जो भी नॉन रेफरेंशियल नोड है उन पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद तो बहुत आसान है, सभी को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, V1 V2 V3 फाइंड करेंगे और जहां पे भी करंट फाइंड करना होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। चलिए ये आसान काम है। ओके चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। ये एक हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बिफोर गोइंग टू दिस प्रॉब्लम लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन थिंग। वैसे आपको पता है, मैं फिर भी ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस टर्मिनल का वोल्टेज सपोज V1 है और इस टर्मिनल का वोल्टेज V2 है और यहां पे करंट I फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है। सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ I? V1 माइनस V2 बाई R। V1 माइनस V2 क्योंकि वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज द करंट। ओके सो वोल्टेज डिफरेंस इज V1 माइनस V2 अपॉन R विल बी द करंट। समझ में आ गया सभी को? अगर डाउट था किसी को, हमें क्या करना है पहले बताइए, कितने नंबर ऑफ जंक्शन है इसमें, इस सर्किट में नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं? 3. There is one junction, this one is a junction, like more than two elements are connected. Again here also more than two elements are connected and here also more than two elements. So we are having 1 2 and 3 nodes. तो उसमें से हमने एक नोड को, ये नीचे वाला जो नोड है उसको हमने क्या बना दिया है, रेफरेंस नोड बना दिया, यानी उसको ग्राउंड टर्मिनल दे दिया। ना वो बचे कितने नोड्स है, 2 नोड्स बचे हैं, तो हमने दोनों को क्या, एक वोल्टेज VA और एक VB असाइन कर दिया। दैट वाज आवर सेकंड स्टेप। देखो ये जो सारे एलिमेंट है सारे के सारे एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, ये सबको आप एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, सबको मिला के एक ही पॉइंट है। एक तरीके से क्या ये शॉर्ट है ना, शॉर्ट का मतलब एक ही पॉइंट है वो, तो इसका मतलब ये इसी पॉइंट में ये सारे के सारे कनेक्टेड है। ये क्लियर है? आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, ये क्लियर होगा। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो विल अप्लाई केसीएल ओनली ओवर हियर एंड ओनली ओवर हियर। ओके चलिए यहां पे अप्लाई करते हैं केसीएल। अभी केसीएल के लिए क्या चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होता है या करंट? पक्का सभी को क्लियर है, करंट चाहिए होता है केसीएल के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे केसीएल अप्लाई करना है तो मुझे करंट एज्यूम करना, करंट गिवन नहीं है ना, तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि इस ब्रांच में, इस नोड के लिए सारी करंट्स आउटगोइंग करंट है, सारी आउटगोइंग करंट है। चलिए मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। क्या होगा इक्वेशन, केसीएल का इक्वेशन, KCL एट VA क्या होगा बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। KCL भूल गए क्या? I3 plus I1 plus I2 equals 0. Yes, I1 plus I2 plus I3 equal to 0. The sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. इनकमिंग करंट कितना है, 0 है इस नोड के लिए, सारी की सारी आउटगोइंग करंट है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सिंपल। ओके सो नाउ वी हैव गॉट द I1 I2 I3। अभी हमें क्या करना है, चलिए वैल्यू फाइंड करना है। चलिए I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 देखो अभी जो मैंने वो फॉर्मूला बताया, I1 का वैल्यू, यहाँ पे वोल्टेज VA है, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, ओके सो सिंस दिस इज ग्राउंडेड, सो ये आपका वोल्टेज 20। अभी देखो ये VA है, ये VB है और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया, 20 माइनस 20 अपॉन 1। ओके चलिए I2 का वैल्यू VA अपॉन 1, सिंपल है, यहाँ पे VB जो है 0 है तो VA अपॉन 1 हो गया। ओके I3 का वैल्यू बता दो जल्दी से।
VA VA minus minus VB, VB यहाँ पे upon VA 0.5. minus VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अभी Yes, आपको sir. केवल ये समझना है कि ये जो वैल्यूज हैं I1, I2, I3 वो वैल्यूज निकालना है, वही पुट किया ना यहाँ पे। तो देखो चलो मैं वापस से आपको इरेज करके बताता हूँ। यहाँ पे करंट, इस ब्रांच पे करंट हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, ये हमारी करंट I1 है, ये करंट I2 है और ये करंट I3 है। अभी देखो चलो अलग अलग बना लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। हमें यहाँ पे वोल्टेज पता है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है 20. 20, कि इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अभी नहीं, अगर मैं इस ब्रांच को अलग से यहाँ पे बनाऊं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है VA है और इस टर्मिनल पे वोल्टेज 20 है और इसका रेजिस्टेंस 1 हो, तो इसका करंट कितना होगा, यानी I1 कितना होगा, क्या है, वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करना है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करना है। अब बताओ मुझे ये देख करके, VA minus 20 upon 1. VA minus 20/1 समझ में आया है या आप ये देख करके बता रहे हो? देखो किसी भी रेजिस्टेंस में, यानी कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V बाई R। ये जो V है वो कौन सा V है, V है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हम क्या डायरेक्टली क्या लेते हैं, अगर हम ऐसे लेते हैं, देखो अगर हम ऐसे लेते हैं ये रजिस्टर और ऐसे लगाया, यहाँ पे करंट I निकालना है, यहाँ पे V लेते हैं ना VR, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। अब देखो ध्यान से, ये जो V है वो क्या है, इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है। तो यानी कि अगर मुझे करंट निकालना है तो क्या चाहिए, मुझे रजिस्टर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज चाहिए। दोनों टर्मिनल के वोल्टेज डिफरेंस कितना है VA माइनस, ओके। सो आई होप अभी ये इक्वेशन ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे I2 कितना हो जाएगा VA माइनस 0, अगर चाहिए तो यहां लिख लो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 0.5 था रेजिस्टेंस। ध्यान से देख लो, अभी सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो देखो यहाँ पे किया हुआ, तो आप लोग देख सकते हो। पहले VA को कॉमन ले लो, VB को कॉमन ले लो, जो टर्म आएंगे उनको कैलकुलेटर में पुट करके सिंप्लीफाई करो। ये आसान है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आप कर सकते हो ना कैलकुलेशंस। यस सर। सिंप्लीफिकेशन तो कर सकते हो ना सभी लोग, तो मैं सिंप्लीफिकेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट केस, केवीएल खत्म करेंगे। चलिए यहां पे अगर मुझे केसीएल लगाना है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। अभी अगेन क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए जब भी हम केसीएल अप्लाई करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो डायरेक्शन का, तो हर एक ब्रांच में करंट फ्लोइंग आउटसाइड एज्यूम कर लेते हैं, ओके। सो इसके लिए अलग से एज्यूम कर लो कि यहाँ पे करंट I1 है, ये I2 है और ये I3। ये आपको करना नहीं पड़ेगा, आप ये डायरेक्टली, जैसे इन्होंने डायरेक्टली लिखा है ना, आप लोग भी डायरेक्टली लिखना सीख जाएंगे। एक बार जब थोड़ा सा यूज्ड टू, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब जो मैं अलग से एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आपको भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप भी डायरेक्टली लिखना सीख जाओगे, बहुत हैंड्स ऑन हो जाओगे, बहुत यूज्ड टू हो जाओगे इक्वेशन लिखने के लिए, ओके। चलिए अब बताइए मुझे क्या होगा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ I1, I2, I3 बताओ। केसीएल का इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा, हाँ, I1 plus I2 plus I3 इक्वल टू 0। ओके चलो अब I1 का वैल्यू बता दो, ये I1 लिखा है ना, ये I1। हाँ, VB minus VA VB minus VA upon divided by 0.5. 0 पॉइंट। देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझा, समझ में आ गया तुम्हें, VB minus 0 upon 2, ओके, प्लस I3 20 volts. VB 20 minus 20 बस देखा, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया, आपने तुरंत बता दिया, डिवाइडेड बाय upon 1. अपॉन 1, बस हो गया। ये लो, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये बन गया, सॉल्व हो गया, कैलकुलेटर में पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VA एंड VB। चलो अब एक बार VA और VB का वैल्यू मिल गया, अभी क्वेश्चन देख लो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना था करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी मुझे इस पे करंट निकालना था। आंसर क्या होगा, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, जल्दी से बताओ, VB upon 2। बस VB अपॉन 2। चलो हमने निकाल लिया है, आपका VA VB निकल आया है, बस यहाँ पे पुट कर दो, आंसर मिल गया। We have learned 3 concepts. We have learned mesh analysis, we have learned super mesh analysis, and we have learned node analysis.